आज मैं गुप्ता गुप्ता का फ्लूइड मैकेनिक्स का 51 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। मेरा गुप्ता गुप्ता का जो 51 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। कंटिन्यूटी इक्वेशन पहले से ही जानते हो कि मास कंजर्वेशन होता है, कि जितना मास उसमें जाएगा उतना ही मास निकलेगा। तो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन ये होता है रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द मास होता है। आप इसे ध्यान में रख लेना। हाँ, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ स्टेडी फ्लो द फ्लूइड steady flow of a fluid the total acceleration of any particle एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा स्टेडी फ्लो में, क्या होता है एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता है, एक कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है, एक आपका लोकल एक्सेलरेशन होता है। जो आपका देखो एक्स डायरेक्शन, मान लिया कि मैं एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो डी यू बाई डी टी ये लोकल एक्सेलरेशन हो गया, इसको टेम्पोरल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और जो ए वाला टर्म हो गया तीनों मिला के यू डी यू बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी वाई प्लस डब्ल्यू डी यू बाई डी जेड, ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का पार्ट हो गया। तो कह रहा है एसटीडी है, तो एसटीडी है तो ये भी आपका क्या होगा डी क्यू बाई डी टी तो आपका जीरो होगा। हम्म तो एसटीडी है तो ये तो टर्म जीरो होगा, ये बात तो क्लियर है। बट इसके बारे में कुछ मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, ये वाला टर्म के बारे में है कि जीरो होगा कि नहीं होगा। मे भी पॉसिबल चांसेस है कि एसटीडी है और यूनिफॉर्म हो सकता है, एसटीडी और यूनिफॉर्म हो सकता है या तो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो आपका तो जो टेम्पोरल है वो तो जीरो हो जाएगा, और कन्वेक्टिव जीरो और मे नॉट भी जीरो, दोनों हो सकता है कंडीशन। तो आपका क्या हो जाएगा कैन भी जीरो हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं 53 नंबर क्वेश्चन, पाइटो ट्यूब यूज टू मेजर क्या करते हैं। पाइटो ट्यूब से क्या करते हैं मेजर, पाइटो ट्यूब से हम मेजर क्या करते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करते हैं। पाइटो ट्यूब से स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करते हैं। पाइटो ट्यूब यूज फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ ए फ्लो इन पाइप। वेलोसिटी भी ना मेजर करते हैं, क्या कि पाइप में कितना फ्लो वेलोसिटी हो रहा था। तो हमारा जो वेलोसिटी स्टैग्नेशन पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी जीरो हो गया। जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी हेड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया प्रेशर हेड में। तो हम इसमें क्या मेजर कर लिया स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर यूजिंग पाइटोटो, उसमें बर्नौली इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करते हैं, जो आपका वेलोसिटी हेड था किस में कन्वर्ट हो गया स्टैग्नेशन प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। आप ये सब बातें ध्यान में रखें। जो आपका राइज होगा लिंब में टोटल, मान लिया एच राइज हो रहा है तो आपका रोजी एच हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। द हॉट वायर एनीमोमीटर यूज टू मेजर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हॉट वायर एनीमोमीटर में क्या करते हैं, गैस की वेलोसिटी या फ्लूइड की वेलोसिटी निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा है शार्प एज ओरिफिक। शार्प एज ओरिफिक के लिए क्या पूछ रहा है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा आप याद रख लेना 0.61 हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सीसी। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या आ जाता है, एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट एंड ओरिफिक का जो एरिया होगा। तो जो वैल्यू सीसी का होता है 0.61 से लेके 0.69 तक वैरी करता है, यही एक ऑप्शन मैच कर रहा है। फॉर शार्प क्रिस्टेड आइडियल सर्कुलर ओरिफिक्स सीसी के वैल्यू हम एग्जैक्ट इतना हो जाता है 0.611 कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और शार्प एज ओरिफिक। शार्प एज ओरिफिक ये सब टर्म याद रखना है।
छोटे छोटे एग्जाम में पूछ दिया जाता है डायरेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेजर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज किससे मेजर करते हो? इससे तो वेलोसिटी मेजर करते हो, पाइटो ट्यूब से भी वेलोसिटी मेजर करते हो, करंट मीटर से भी, वेंचुरियोमीटर से हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं। ये याद रखो। वेंचुरियोमीटर कुछ ऐसा होता है। द पाइटोस्टैटिक ट्यूब यूज टू मेजर, ये पाइटोस्टैटिक ट्यूब होता है जिससे हम क्या मेजर करते हैं? डायनेमिक प्रेशर मेजर करते हैं। पाइटोस्टैटिक ट्यूब होता है जिससे हम डायनेमिक प्रेशर मेजर करते हैं। जो पाइटो यहाँ पे क्या पाइटो ट्यूब, सिर्फ पाइटो ट्यूब है, वहाँ पे स्टैग्नेशन प्रेशर, ये सब वर्ड ध्यान रखना। पाइटो ट्यूब में हम क्या मेजर कर रहे हैं? स्टैग्नेशन प्रेशर। जब पाइटोस्टैटिक ट्यूब की बात करेगा तो वहाँ पर हम डायनेमिक प्रेशर मेजर करेंगे। पाइटोस्टैटिक ट्यूब आर यूज्ड टू मेजर piezometric head at the same point velocity also to be measured, that is dynamic pressure। डायनेमिक प्रेशर क्या होगा? v स्क्वायर बाई 2g का जो हेड होगा वही मेजर करेगा। फ्लूड ए फ्लूड जेट डिस्चार्ज फ्रॉम कितना है? 4 सेंटीमीटर डायमीटर और हैज ए डायमीटर 3 सेंटीमीटर एट वेना कॉन्ट्रैक्टर। 3 सेंटीमीटर डायमीटर कहाँ पे है? वेना कॉन्ट्रैक्टर पास है। देन कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इतना दिया होगा। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ जो आपका क्या दिया हुआ कोफिशिएंट जेट आपका इतना मीटर डायमीटर से बह रहा है तो ओरिफिक एट द वेना कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमको निकालना होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मेरा दिया हुआ है 0.98। तो कोफिशिएंट ऑफ आपका जो निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एरिया एट कॉन्ट्रैक्टेड पॉइंट एंड एरिया एट ओरिफिक। तो एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पॉइंट निकालिएगा π/4 और कॉन्ट्रैक्टेड पॉइंट के पास कहाँ कितना था? 3 डाया था और ऑरिफिक के पास इतना था, तो आपका इतना आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब सी भी इतना था तो दोनों को करोगे सॉल्व तो इतना आ जाएगा। जो भी सॉल्व करके आ जाए उसी टर्म में आंसर दे दिया क्या? इसी टर्म में दे दिया, पहले सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे यही याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे कह रहा है एनर्जी लॉस इन ओरिफिक फ्लो इज गिवन बाय, कह रहा है एनर्जी लॉस इन ओरिफिक फ्लो इज गिवन बाय, एनर्जी कितना लॉस होगा ओरिफिक फ्लो में? आपका h इंटू 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू इज बेसिकली सी वी का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो क्या कर रहा है? एनर्जी लॉस और ओरिफिक इज गिवन। अब इसका सॉल्यूशन देखो, बायोलॉजी क्वेश्चन लगा के 1 एंड 2 पॉइंट मान लो कि यहाँ पे ओरिफिक है तो आप 1 एंड 2 पॉइंट के बीच आपका लगा दिया गया बर्नौली, उसको सॉल्व किया जाता है। बहुत सारा लेंदी है, आप डायरेक्ट याद ही कर लो कि जो आपका एनर्जी लॉस होगा, हेड लॉस होगा, एनर्जी लॉस इन ओरिफिक h इंटू 1 माइनस सी वी का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, या उसी को w लिख दिया है, सी वी को वही लिखा गया है। आपको मन है ज़्यादा इच्छा तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। द प्रेशर इंटेंसिटी एट द वेना कॉन्ट्रैक्टर इज द एटमॉस्फेरिक। वेना कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्योंकि वहाँ अगर जहाँ भी अगर मान ले ओरिफिक था ऐसा कुछ, यहाँ से वाटर निकल रहा हो, बड़ा सा ओरिफिक बनाते हैं, यहाँ से वाटर निकल रहा होगा तो कुछ दूरी के बाद आपका सब वेना कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा क्योंकि सरफेस से एरिया उसका टच छूट जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन इज लिस्ट एट द वेना कॉन्ट्रैक्टर, नहीं कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, बता देना कॉन्ट्रैक्ट होकर थोड़ा सा दब जाता है, सबसे लिस्ट हो जाता है। स्ट्रीम लाइन पैरेलल थ्रू और द जेट एट द वेना, हाँ ये बात सही है, स्ट्रीम लाइन होता है जो पैरेलल होता है एट द वेना कॉन्ट्रैक्टर।
तो कॉफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। हाँ सही बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड एरिया बाई ओरिटिक का एरिया, ओरिजिनल एरिया। तो कॉन्ट्रैक्टेड तो हमेशा छोटा है, तो लेस देन 1 होगा कॉफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन हर हमेशा। द साइज ऑफ वेंचुरी मीटर इज स्पेसिफाइड बाय। साइज ऑफ द वेंचुरी मीटर किसके द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है? बोथ डायमीटर ऑफ डायमीटर एज वेल एज थ्रोट डायमीटर के बेसिस पर। वेंचुरी मीटर का जो साइज है, वेंचुरी मीटर कुछ ऐसा दिखता है, दिया है क्या? नहीं दिया। तो वेंचुरी मीटर होता है जिससे हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं। तो ये पाइप है, उसमें हम वेंचुरी मीटर लगा रहे हैं। ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे एक पाइप लगा होता है और एक यहाँ पे पाइप रहता है लगा हुआ। ऐसा कुछ होता है अरेंजमेंट। इसमें प्रेशर डिफरेंस मेजर कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम हेड पता कर लेते हैं, उसके हिसाब से जो फार्मूला दिया गया है। हम बेसिकली इसमें बताना चाह रहे हैं कि वेंचुरी मीटर स्पेसिफाइड बाय साइज किसके द्वारा था? इसको क्या बोलता है? इसको थ्रोट बोलता है, ये वाला पार्ट को। ये पार्ट हो गया मेरा थ्रोट। ये पार्ट मेरा थ्रोट हो गया। ये पार्ट मेरा थ्रोट हो गया और ये पाइप, ये वाला पार्ट हो गया पाइप। तो दोनों पे उसका साइज डिपेंड करेगा। जो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ऑफिस आपका जो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा जो कि उसका रेट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन एंगल लगभग 22 डिग्री होता है और जो डाइवर्जिंग एंगल होता है वो लगभग 6 डिग्री होता है। ये याद कर लेना, पूछता है एग्जाम। ड्यू टू each end contraction, the discharge of a rectangular sharp crested weir is reduced by। आपका कितना आपका हो जाएगा, कितना से डिक्रीज हो जाएगा? आपका 10% से डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपको ईच एंड कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे इन रेक्टेंगुलर सार्वियर क्रिस्टल, तो आपका क्या पूछ रहा है? ड्यू टू ईच एंड कॉन्ट्रैक्टेड द डिस्चार्ज ऑफ ए रेक्टेंगुलर शार्प क्रिस्टेड बियर रिड्यूस बाई 10% से हम रिड्यूस कर देते हैं। जब आपको डिटेल स्टडी करोगे तो कुछ चैनल था, मान लो कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर चैनल, तो बियर है कुछ मान लो ऐसा, तो इसमें जो फ्लो हो रहा है तो आपका यहाँ पर से क्या होता है, जो ये एंड है जितना एंड रहेगा वो 10% से रिड्यूस हो जाता है। जो फ्लो होता है ना, कुछ मैं 3D में नहीं बना पा रहा हूँ, तो फ्लो होता है ना दोनों साइड से 10% से, वही दिखा रहा है कि 10% ऑफ द विथ रिड्यूस हो जाता है। तो दोनों साइड से हुआ है, इसीलिए L माइनस 0.1, तो 0.1 को 10% लिखा है, दो साइड से हुआ है इसलिए 2 × H जो भी हो। तो डिस्चार्ज रिड्यूस 10% फ्रॉम ईच एंड कॉन्ट्रैक्शन। ईच एंड कॉन्ट्रैक्शन लॉजिकल डिस्चार्ज थ्रू वी नोच। वी नोच के थ्रू डिस्चार्ज वेरी एज वी नोच के थ्रू 5/2 होता है। वी नोच का क्या होता है? ट्रायंगुलर नोच को बोल सकते हैं उसको। जो ट्रायंगुलर नोच के थ्रू डिस्चार्ज होता है 8/15 CD tan थीटा √2G H के पावर 5/2। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ से हो जाएगा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H के पावर 5/2। Which one of the following is incorrect statement? इनकरेक्ट कौन सा है? तो इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है आपको। तो आप 1 by 1 रीड करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इज ए वेंचुरी मीटर इज यूनिटरी। सही बात है। जो सीसी होता है वेंचुरी मीटर का, वो क्या होता है? 1 होता है कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। फ्लो थ्रू नोजल इज चीपर देन वेंचुरी बट हायर एनर्जी लॉस। सही बात है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर आपका वेंचुरी मीटर का 0.98 होता है लगभग, और इसका कुछ बहुत कम होता है,
तो आपका जो नोजल मीटर का है वो चीपर होता है डिस्चार्ज, बट एनर्जी लॉस हाइयर होता है, क्योंकि आपका वेंचुरी मीटर को बनाने का अरेंजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए उसका जो कॉस्टली हो जाता है वेंचुरी। तो नोजल मीटर आपका चीपर हो गया बट हाई एनर्जी लॉस कर पाएगा, सही बात है। डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरी मीटर, वेदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और इंक्लाइन। तो मेरा वो जो वेंचुरी मीटर था वो ये वाला हॉरिजॉन्टल है, या तो कुछ ऐसे कर लो, या तो हॉरिजॉन्टल है आप, या तो इंक्लाइन बना लो, या तो वर्टिकल बना लो। आपका डिस्चार्ज इंडिपेंडेंट रहेगा ओरिएंटेशन से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जैसे टेढ़ा सीधा लगा लो आपका सेम बात होगा। तो नन ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेंचुरी मीटर, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेंचुरी मीटर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू हम क्या पढ़े थे, सी सी इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि वेंचुरी मीटर का 1 होता है, तो आपका हो गया ना सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इन केस ऑफ वेंचुरी मीटर, याद रखना ओनली इन केस ऑफ। आपके देखो वेंचुरी मीटर का कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 1 दिया, ओनली केस ऑफ इन द वेंचुरी मीटर के केस में सिर्फ याद रखना। द प्रेशर एट सबमिट ऑफ साइफोन, सबमिट ऑफ साइफोन के सबमिट पे क्या हो, साइफोन कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे रिजर्वायर है, यहाँ साइफोन लगा हुआ है, कुछ इधर अलग रिजर्वायर में जा रहा है वाटर, तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि ये तो हाइट को हो रहा है ना, सक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है आपका। अगर यहाँ का प्रेशर आपको वेपर प्रेशर से, प्रेशर वेपर से कम नीचे गिर जाए, लेस देन वेपर प्रेशर हो जाए, तो आपका कैविटेशन चालू हो जाएगा। तो आपका यहाँ का प्रेशर होता है सबमिट का लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साई स्ट्रीम डेल्टा साई बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। साई डेल्टा साई बोले तो साई 2 माइनस साई 1 हो गया, तो डिस्चार्ज को बताता है, ये बात तो ध्यान में रखना। अगर दो साई का इक्वेशन दे दिया गया है, किसी 2 पॉइंट का दो पॉइंट 2 कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, तो डिस्चार्ज निकालना होगा, तो साई 2 माइनस साई 1 करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं 68, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इन ब्रॉड मॉच पीस रनिंग पूल, ब्रॉड मॉच पीस रनिंग फुल की बात कर रहा है। इसमें बहुत सारा कंडीशन होता है, रनिंग फुल, रनिंग हाफ। तो जो रनिंग फुल की केस में होता है 0.707 होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ये रनिंग फुल की बात कर रहा है। एक रनिंग ब्रॉड माउथ पीस रनिंग फुल, तो आपका 0.707 होगा। ब्रॉड माउथ पीस रनिंग फ्री, एक फुल है एक रनिंग फिल है, सॉरी रनिंग फ्री, तो आपका 1 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, coefficient of discharge for a totally submerged orifice as compared to that the orifice discharge free। तो कह रहा है coefficient of discharge आपका क्या कर रहा है, टोटली सबमर्ज है, एक फ्री है। तो मान सोच लो आप, सिंपल लॉजिकल समझना इसमें कि एक कह रहा है कि सबमर्ज है, मान लीजिए कि ऐसा है और यहाँ पे ओरिफिक है, तो इससे वाटर निकल के जा रहा है, यहाँ पे वाटर लेवल है कुछ, इधर कुछ वाटर लेवल टैंक में ऐसा था, तो आपका इसका वेलोसिटी, और एक कह रहा है कुछ ऐसा है, मान लो इसमें वाटर लेवल है और इधर है, यहाँ पे है, एक फ्री हवा में निकल रहा है, तो किस में वेलोसिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली जो इसमें समथिंग प्रेशर लगेगा, तो कम वाट वेलोसिटी से निकलेगा वाटर। इसमें तो हेड ज़्यादा मिल रहा है ना, इसमें हेड कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इसमें ज़्यादा हेड मिलेगा,
यहाँ तक मिलेगा, इसमें तो इतना ही हटना होगा, तो इसमें वेलोसिटी ज़्यादा ज़्यादा होगा फ्री वाले में। तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ टोटली समर्ज ओरिफिक कंप्लीटली कंपेयर टू फ्री फ्री डिस्चार्ज, तो स्लाइटली लेस होगा आपका समर्ज वाला एज कंपेयर टू फ्री वाले के कंपेयर में। मेजर लॉसेस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप इज ड्यू टू, मेजर लॉसेस इन लॉन्ग, आपका क्या होता है फ्रिक्शन की वजह से जो मेजर लॉस क्या होता है, पढ़े होंगे एनर्जी लॉस। जैसे पाइप दो टाइप का होता है, एक माइनर होता है एक माइनर होता है। मेजर लॉस होता है जो ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, और माइनर लॉस है ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू बैंड, ड्यू टू पाइप फिटिंग कुछ अरेंजमेंट हो और स्ट्रक्चर इन पाइप, ये सब माइनर लॉसेस है। और ड्यू टू फ्रिक्शन आपका मेजर लॉस हो गया। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर एन एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल मॉच पीस, तो हम पहले पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एक्सटर्नल सिलेंडर मॉच पीस के लिए आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्सटर्नल सिलेंडर मॉच पीस होता कैसा, दिखता कैसा है, ये भी जानना जरूरी है। यहाँ पे कुछ ऐसा है, ऐसे कुछ लगा हुआ था कुछ पाइप, एक इंटरनल सिलेंडर होता है मॉच पीस, ये कुछ इसमें हुआ था ऐसे लगा हुआ था, इसको इंटरनल बोलते हैं, अंदर भी लगा हुआ, इससे वाटर निकलेगा ऐसे, इससे निकलेगा वाटर ऐसे। तो एक्सटर्नल माउथ पीस हुआ, उसका जो आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, सीसी का, सीसी बन हो जाता है एक्सटर्नल होता है। और एक्सटर्नल देखो कुछ ऐसा है ना, इससे निकल रहा है, कुछ ऐसा लगा हुआ है पाइप सिस्टम, और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.85 हो जाता है तो एक्सटर्नल माउथ पीस का। The following, which one of the following, which of the following has a highest coefficient of discharge? आपका वेंचुरी मीटर का आपका आपका सबसे ज्यादा होता है 0.98 होता है, और कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन 1 होता है वेंचुरी। बाकी देख लो शार्प एज ओरिफिक रहेगा तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 0.611 होगा, और वेंचुरी का रहा था 0.94 से 0.98, इसका कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन 1 हो जाता है। ब्रॉड माउथ पीस रनिंग फुल रहेगा तो ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो 0.707, इसका भी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 1 हो जाता है। आप रट लेना, रटने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ब्रॉड माउथ पीस है आपका रनिंग फ्री है, तो आपके उसके केस में कितना हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया है, इस केस में दिया है 0.5 हो जाएगा। सिपुलेटिव बियर है तो 0.61 हो जाएगा, ये भी याद रखना। सिपुलेटिव बियर इज टाइप ऑफ ट्राइजोपिडा बियर। ये छोटे एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो सब यही सब पूछ लेते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। स्यूटो बियर द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, अब स्यूटो बियर का कह रहा है डिस्चार्ज पर प्रोपोर्शनल टू के किसके बराबर होता है, तो स्यूटो बियर का डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल टू हेड के बराबर होता है। तो हम पढ़ेंगे स्यूटो बियर क्या होता है बेसिकली। स्यूटो बियर का डिस्चार्ज क्या बोले थे, एच के फॉर्मूला होता है, तो स्यूटो बियर के थ्रू डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है कि Q इज इक्वल टू आपका के सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू अंडर रूट ऑफ 2G पाई इनटू एच हो जाएगा। तो Q क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, सिंपल बात है। इस सूटोवियर का कहानी, सूटोवियर का डिस्चार्ज इतना होता है, तो सूटोवियर का अदर नेम प्रोपोर्शनल वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्चार्ज ओवर ए ब्रॉड क्रिस्टेड बियर है, ब्रॉडकास्टेड बियर है, मैक्सिमम मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द फ्लो,
कह रहा है डिस्चार्ज ओवर ब्रॉड क्रिस्टेड बियर मैक्सिमम, देन डेप्थ ऑफ द फ्लो क्या होगा, 2H/3 होगा। तो आपका डिस्चार्ज थ्रू जो मिलेगा आपको ब्रॉड क्रिस्टेड बियर वो मैक्सिमम मिलेगा। आप देख लो, जो ब्रॉड क्रिस्टेड बियर का होता है, जो डिस्चार्ज का फार्मूला ये होता है, तो DQ/DH करके जीरो कर लोगे तो वहाँ पे मैक्सिमम डिस्चार्ज आ जाएगा। बेटर है कि आप रिमेंबर याद ही रख लो, रिपोर्ट डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। 2H/3 हो जाएगा तो आपका ब्रॉड क्रिस्टेड बियर में आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द फ्लो इतना 2H/3 डेप्थ पे है, 2H/3 डेप्थ पे आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। यही था। डिस्चार्ज थ्रू सिपुलेटिव बियर, डिस्चार्ज थ्रू सिपुलेटिव बियर का जो फार्मूला होता है आपका यही होता है 2/3 CD √2GL H⁻3/2। ये टोटल अंडर रूट में नहीं, सॉरी यहाँ पे कुछ छोड़ है जी, ये मैं लिख देता हूँ फिर से। 2/3 दिया आ गया ऑप्शन, क्या नहीं दिया है, इन लोगों ने गन में मचा के रख दिया। देख लेना आप, ये 2/3 CD √2G और आपका L बाहर हो जाएगा और H⁻3/2 ये हो जाएगा सिपुलेटिव बियर का डिस्चार्ज का फार्मूला। आगे इन्होंने लिख चुका है, हाँ आगे देखो सही लिखा है। सिपुलेटिव बियर का डिस्चार्ज का जो फार्मूला है 2/3 CD √2G L H⁻3, ये डायरेक्टली बेस्ट ये क्या है, रेक्टेंगुलर बियर का ही फार्मूला है, सेम, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है सिपुलेटिव बियर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू डी माइनस dp/dl या dx लिखो r/2 फॉर ए फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, टाउ इज द शियर स्ट्रेस, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेल। तो वैलिड किसके लिए इक्वेशन है, जब पढ़े होगे तो आपको यहाँ बताया गया होगा कि ये लेमिनार एंड टर्बुलेंट बोथ के लिए वैलिड है इक्वेशन। जो टाउ है ना, टाउ इज इक्वल टू -r/2 डी del p/del x है, जो आपको लेमिनार एंड टर्बुलेंट के लिए दोनों के लिए वैलिड। जो शियर स्ट्रेस होता है ना वो रेडियल का लीनियर होता है, ये लीनियर होता है। और लीनियर इक्वेशन दिखा रहा है आर के रिस्पेक्ट में, जो शियर स्ट्रेस वैरी कर रहा है, लीनियर का ही फंक्शन है ना, आर का ही फंक्शन है, तो सिंपल है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी स्टेडी फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट। तो आपका रेशियो क्या पूछ रहा है, जो भी मैक्सिमम होता है ना, भी मैक्सिमम वो 3/2 ऑफ भी एवरेज होता है और पैरेलल प्लेट। अगर यही सर्कुलर पाइप की बात कर रहे थे तो भी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 × भी एवरेज हो जाता। सही बात है। तो हमारा जो क्या पूछ रहा है, भी मैक्सिमम टू भी एवरेज, तो आपका 1.5 हो जाना चाहिए रेशियो, 3/2। सिंपल बात है, रट्टे मान लो, इसमें कुछ ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो विच ऑफ स्टेटमेंट आर करेक्ट कौन सा है आपका, रेनॉल्ड नंबर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर है वैल्यू 2000। हाँ, अगर 2000 से नीचे है पाइप फ्लो में रेनॉल्ड नंबर तो आपका लेमिनार होगा, अगर उससे ऊपर जाता है तो ट्रांजिशन, और 4000 से ऊपर जाता है टर्बुलेंट रहता है। तो हम मान लेते हैं कि 2000 आपका क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर होता है। उससे नीचे अगर सही है लेमिनार है, उससे ऊपर जाते हो तो आपका जो फ्लो पैटर्न था वो चेंज हो जाएगा, आपका एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगा डिफरेंट लेंथ पे। तो रेनॉल्ड नंबर लेते हैं 2000, लेमिनार फ्लो एंड लो क्रिटिकल लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द क्रिटिकल लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका फॉर शेप ऑफ रेडियस आप 15 सेंटीमीटर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना है थ्रू द लिक्विड
एंड ग्रे उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है, डायनामिक विस्कोसिटी इतना है, तो रेनॉल्ड नंबर क्या होगा? रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू हो जाता है आर इक्वल टू रो वी टी बाई म्यू, यही हो जाता है। तो आपका रो का वैल्यू दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो 900 हो जाएगा रो, वही हो जाएगा ना। और भी कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, और डी कितना दिया हुआ है, हाँ, दे दिया ना, स्फीयर ऑफ द रेडियस दे दिया, तो टायर आपका कितना हो जाएगा, आपका 0.3 मीटर हो जाएगा। और जो क्वाइस में दिया है, तो क्वाइस में दिया है तो उसको न्यूटन सेकेंड में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, उसको 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 क्वाइस होता है। तो क्वाइस को न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो 0.8 डिवाइडेड बाई 10 कर दो, सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा, आपका जो आना रहेगा, इतना आता है बेसिकली। इसमें एक जीरो घट रहा था, आप मान लो ये हो जाएगा। द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पैरेलल प्लेट बोथ एट द रेस्ट। तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात किए थे तो टाउ का जो इक्वेशन था क्या था, -r/2 डेल डेल पी बाई डेल एक्स जो था शेयर स्ट्रेस का इक्वेशन, लीनियर था। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का कुछ ऐसा हो जाएगा, दो प्लेट है तो दो प्लेट के बीच ऐसा हो जाएगा, मैक्सिमम एट वाल एंड बीच में कहाँ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मिड पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, वेरी लीनियरली करेगा डिस्टेंस फ्रॉम द मिड प्लेन, यही बात है। मिड पॉइंट से क्या करेगा, लीनियरली वेरी करेगा, मैंने पहले बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन। और जीरो एट मिड पॉइंट हो जाएगा शेयर स्ट्रेस, और मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएगा, बाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं 80 नंबर, 80 नंबर में कहा गया है इफ द एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज द बाउंड्री लेट थिकनेस फॉर लेमिनार फ्लो। जब हम लेमिनार फ्लो की बात करते हैं तो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स का होता है 5/√r रेनॉल्ड्स नंबर, ये आपका इक्वेशन होता है फॉर लेमिनार। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो भी एक्स डी के जगह पे एक्स और म्यू, तो यहाँ पे भी आ गया है, ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या, डेल्टा बाई एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, 1/√x। तो ये चला जाएगा एक्स एक्स रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ डेल्टा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्स, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप देख लो, यही है, यही फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं स्टैंटन डायग्राम, स्टैंटन डायग्राम क्या होता है, लॉग लॉग प्लॉट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर अगेंस्ट द रेनॉल्ड नंबर। स्टैंटन डायग्राम, स्टैंटन डायग्राम की जब बात करते हैं तो क्या करता है, लॉग लॉग प्लॉट ऑफ एयर फ्लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगेंस्ट द रेनॉल्ड नंबर। स्टैंटन नंबर है और ये रेनॉल्ड नंबर है, ये लॉगरिथमिक प्लॉट होता है, लॉग प्लॉट होता है फ्रिक्शन फैक्टर एंड रेनॉल्ड नंबर, ये आप बात याद रख लेना बेसिकली, ये हायर स्टडीज का क्वेश्चन हो जाता है। तो स्टैंटन डायग्राम क्या है, स्टैंटन डायग्राम क्या होता है, आप ध्यान में रख लेना, लॉग लॉग प्लॉट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर अगेंस्ट रेनॉल्ड्स नंबर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करें, the depth d below the free surface at which the point velocity is equal to the average velocity, the flow of uniform laminar with the free surface will be। तो आप यहाँ पे देखे हुए कह रहा है कितना डेप्थ फ्री सरफेस है,
कह रहा है कि डेप्थ दी बिलो द फ्री सरफेस हिच पॉइंट वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी फ्लो फॉर यूनिफॉर्म लेमिनार विद द फ्री सरफेस बिल विल कितने डेप्थ पे होगा। तो आपका थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कुछ शक्ति का अभाव था। The depth below the free surface point where average point where velocity equal to average velocity uniform flow लेना। तो ये हम लगभग एक आपका जो पढ़े थे वही लगा सकते हैं और क्या। तो इस मान लीजिए आपका स्ट्रीम फ्लो है तो स्ट्रीम फ्लो तो यहाँ पे बोला नहीं है ना, तो स्ट्रीम फ्लो ही कुछ मान लो। तो फ्री सरफेस से कितना डेप्थ का निकालते थे, वी एवरेज निकालने के लिए रहता था, वी एवरेज एवरेज निकाला तो 0.6 डेप्थ पे रहता था। 0.6 डेप्थ पे जो वेलोसिटी रहेगा वही आपका एवरेज वेलोसिटी होगा। ये मानते थे ना 2.1 पॉइंट प्रॉब्लम, तो आपका 1 पॉइंट प्रॉब्लम में कहता तो लगभग आपका इतना हो जाता है। इसके आसपास का यही एग्जैक्ट है ये। नेक्स्ट वन, द बाउंड्री लेट थिकनेस इन टर्बुलेंट फ्लो वैरी। बाउंड्री लेट थिकनेस इन टर्बुलेंट फ्लो वैरी क्या कैसे करेगा। 84 का तो हम लेमिनार का बता चुके हैं। तो टर्बुलेंट का जो होता है डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0.37 एक्स डिवाइडेड बाई आर ई टू द पावर रिनॉट नंबर का कितना पावर 1/5। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका डेल्टा डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के पावर 0.8 आ जाएगा। 0.8 को क्या लिख सकते हो 4/5 लिख सकते हो, सिंपल हो। ये आप याद रखना। एक लेमिनार का मैंने पहले बता चुका हूँ, ये टर्बुलेंट का केस हो गया। तो बाउंड्री लेट थिकनेस का हो गया जो आपका टर्बुलेंट के केस में 0.37 एक्स डिवाइडेड बाई आर टू दी आर ई नॉट नंबर का पावर कितना हो गया 1/5 1/5। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करें आप वही देखो 0.37 एक्स आर टी टू पावर, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स टू जो बाउंड्री लेयर का थिकनेस हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/5। सही बात है। तो आगे बढ़ते हैं फिर 85 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं, द डिस्टेंस बाई फ्रॉम द पाइप बाउंड्री विच पॉइंट वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी फॉर टर्बुलेंट। अब इसको सॉल्व करने गए तो लग गया टाइम। तो आप ऊपर से ये सब याद रख लो, थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन याद रखने लायक हो जाता है। सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपका बाउंड्री से पूछ रहा है तो बाउंड्री से कितना हो जाएगा 0.223 और यहाँ से सेंटर से कितना हो जाएगा 0.707 आर हो जाएगा। ये याद रख लेना, ये सेंटर से हो जाएगा या बाउंड्री से हो जाएगा ऊपर से। सॉल्व करोगे तो लगेगा टाइम, वो भी बिना कैलसी का नहीं होगा। देख लो आप सॉल्यूशन। 86 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं, इफ ए स्फेरिकल डायमीटर 1 सेंटीमीटर फॉल इन कैरोसाइट ऑयल द काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपका 10 दिया हुआ स्टोक एंड टर्मिनल वेलोसिटी आपका दिया हुआ, तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इन स्फीयर कितना होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग जब निकालेंगे सी डी हो देख लो पहले आपका डी कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल लो। आपका जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है तो आपका ये क्या हो जाएगा 10 स्टोक है तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो आपका 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना होगा। वेलोसिटी भी दिया हुआ तो सी डी इजिकल टू हो जाता है 24/RE। तो 24/RE होगा तो RE इजिकल टू रो वी डी बाई वी। तो RE का जो वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया रो वी डी बाई म्यू
रो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू हो जाता है रो नहीं वी डी बाई अपन जो भी हो जाए रो आपका क्या होता है रो वी डी बाई वी हो गया रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू आर इक्वल टू। तो यहाँ पे ये रो को हटा के वी डी बाई यहाँ पे क्या रख देंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यही हो गया आपका रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू ये हो जाएगा काइनेटिक विस्कोसिटी के टर्म में। इसको काइनेटिक विस्कोसिटी को क्या लिख दिया एल लिख दिया, सी डी निकल जाएगा यहाँ से और यहाँ से सॉल्व कर लेना आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करें इन केस ऑफ एयरफॉयल द सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स। एयरफॉयल में सेपरेशन ऑफ द एयरफॉयल दिखता कैसे पहले तो देख लो। कुछ ऐसा होता है एयरफॉयल, तो इस केस में जो होता है लगभग आपका ये स्ट्रीम लाइन बॉडी हो जाता है। एयरफॉयल है जो स्ट्रीम लाइन बॉडी, तो इस जब भी स्ट्रीम लाइन बॉडी का बात करेंगे तो सेपरेशन होगा जो आपका कहाँ होगा एक्सट्रीम रियर ऑफ द बॉडी, सबसे लास्ट से जाके होगा। मान लीजिए अगर बफर बॉडी होता तो इसमें सेपरेशन शुरू का पॉइंट से ही हो जाता। बफर ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है सर्कुलर, तो इसमें क्या होगा शुरू से ही हो जाएगा। अगर एक्सट्रीम लाइन बॉडी है तो आपका इंड रियर इंड से होगा, एक्सट्रीम रियर ऑफ द बॉडी रियर पॉइंट से होगा सेपरेशन। when the ideal flow next question है when an ideal fluid flow past a sphere, ideal fluid pass over क्या कर रहा है स्फीयर से पास कर रहा है, तो क्या पूछा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल ड्रैग शुड बी जीरो। आइडियल फ्लूइड का बात करते हैं तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है इन विस्कस इन कंप्रेसिव। तो अगर विस्कोसिटी है ही नहीं तो ड्रैग की बात कहाँ से आएगी, ड्रैग शुड बी जीरो। फ्रिक्शन लेस कहानी चल रहा है तो फ्रिक्शन है ही नहीं तो ड्रैग फोर्स होगा ही नहीं। फ्लूइड इज अज्यूम टू बी आइडियल एंड सिमेट्रिकल स्फीयर, बोथ ड्रैग एंड लिफ्ट शुड बी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है इफ विथ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड emerge in turbulent flow the larger total drag will be on। आपका अगर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है तो टर्बुलेंट फ्लो में उस क्रॉस सेक्शन एरिया को इमर्ज कर रहे हैं तो ड्रैग फोर्स किसमें ज़्यादा क्रिएट होगा, जो ज़्यादा अपोज करेगा फ्लो का उसमें ज़्यादा हटराती होगा ड्रैग फोर्स होगा। तो स्ट्रीम लाइन बॉडी तो कम करता है तो ये तो भी कम होगा। सिलेंड्रिकल बॉडी स्फेरिकल बॉडी सर्कुलर डिस्क नॉर्मल टू फ्लो, फ्लो ऐसे जा रहा है और तुमने सर्कुलर सीट को ऐसे है, सर्कुलर सीट कैसे होगा, मान लो ये प्लेन ऐसे है तो फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, पॉइंट टुवर्ड्स उस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है उसी के डायरेक्शन में नॉर्मल हो रहा है फ्लो, इसके बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो मैक्सिमम आपका हो गया, आपका मैक्सिमम रेसिस्टेंस अपोज करेगा तो डायरेक्ट फोर्स होगा टू टोटल ड्रैग शुड बी मैक्सिमम होगा इसके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फ्रिक्शन ड्रैग इज जनरली लार्जर देन प्रेशर ड्रैग। अब कह रहा है कि प्रेशर ड्रैग कहाँ पे ज़्यादा होगा फ्रिक्शन ड्रैग, तो कह रहा है कि फ्रिक्शन ड्रैग जनरली लार्जर। तो आपका जब स्ट्रीम लाइन बॉडी होगा, स्ट्रीम लाइन बॉडी होगा तो आपका क्या होगा फ्रिक्शन वाला फोर्स ज़्यादा है। स्ट्रीम लाइन बॉडी कौन सा एयरफॉयल है तो एयरफॉयल में क्या होगा सरफेस पे चिपक के जाएगा, सबसे लास्ट पॉइंट में सेपरेशन होगा ना, सबसे लास्ट पॉइंट में सेपरेशन होगा। तो इसमें क्या होगा फ्रिक्शन बहुत सारा हुआ होगा, फ्रिक्शन लॉसेस। तो फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किसमें होता है स्ट्रीम लाइन बॉडी में। अगर कुछ बफर ऑब्जेक्ट हो जो फ्लो को अपोज कर रहा है, मान लीजिए सर्कुलर कुछ लिए, सर्कुलर वही बोलो इसको स्फेरिकल चीज, स्फेरिकल लिए बॉल है
तो यहाँ पे जो फ्लो का सेपरेशन होगा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से सेपरेट हो गया है फ्लो, ये सेपरेशन जोन हो गया। तो इसमें कांटेक्ट था जो कम था तो फ्रिक्शन तो कम हुआ ना, बट इसमें प्रेशर ड्रैग है, प्रेशर ड्रैग वही हो गया रफर ऑब्जेक्ट वाला, जो आगे का प्रेशर कुछ था और यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया था, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से क्या, यहाँ पे अगर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रेशर है, तो पॉजिटिव प्रेशर इधर से सक कर रहा है, तो आपका अगर फेंक रहे हो इधर तो ये जो प्रेशर ड्रैग था इधर की ओर जाने मूव करवा रहा है आपका प्रेशर ड्रैग के कारण। तो आप मेजर ड्रैग तो क्या हो गया, प्रेशर ड्रैग आप समझ गए, फ्रिक्शन ड्रैग तो स्ट्रीम लाइन ऑब्जेक्ट होगा उसमें फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट ड्रैग ज़्यादा होगा, और इसमें स्ट्रीम लाइन ऑब्जेक्ट में आपका प्रेशर ड्रैग मिनिमम होगा। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं, फॉर ए hydrodynamically smooth boundary, the friction coefficient for turbulent flow is, कोई हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ बाउंड्री है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर टर्बुलेंट फ्लो का केस में होगा डिपेंड अपॉन रिनॉल्ड्स नंबर। हाइड्रोनिक स्मूथ बाउंड्री है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करेगा, रिनॉल्ड्स नंबर पे। हाइड्रोनिक स्मूथ है तो आपका जब फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात कर रहा है, जो फ्रिक्शन फैक्टर एफ की, एक ही टर्म याद रखो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट नॉट अलग 64/RE होता है, फ्रिक्शन फैक्टर है, ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात कर रहा है। तो लैमिनार फ्लो के लिए हो जाएगा किस पे फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड कर रहा है, रिनॉल्ट नंबर पे। अगर टर्बुलेंट होगा तो कुछ ऐसा कहानी होगा, तो आपका डिपेंड अपॉन ओनली रिनॉल्ड्स नंबर। हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ बाउंड्री है तो आपका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है तो किस पे डिपेंड कर जाएगा, आपका रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड कर जाएगा, ओनली डिपेंड करेगा किस पे, रेनॉल्ड्स नंबर पे। ये फार्मूला है आपका, देख लो रेनॉल्ड्स टाइम लाख फ्लो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फैक्टर एफ की जब बात कर रहा है फॉर ए स्मूथ पाइप, रेनॉल्ड्स नंबर आपका दिया हुआ एक्सप्रोमेट इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर 10⁶ हो गया। तो यहाँ पे तो टर्बुलेंट फ्लो हो गया ना, तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम क्या पढ़े थे, फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा, ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात कर रहा है, इसके चक्कर में मत रहना, ओरिजिनल फार्मूला ये है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, सॉरी फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, 4 टाइम्स इनटू फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये होता है। तो हम इस टर्म में बात करेंगे, मेजर ऑफ द क्वेश्चन फ्रिक्शन फैक्टर के इंटर में बात करते हैं, तो एक ही टर्म में फार्मूला आप रखेंगे ना। तो फ्रिक्शन फैक्टर हो जाता है जो टर्बुलेंट फ्लो, फॉर टर्बुलेंट फ्लो अगर के लिए क्या हो जाएगा 0.316 RE⁴ ये हो जाता है फ्रिक्शन फैक्टर का फार्मूला। तो आप इसको सॉल्व कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा 0.01। RE का जो वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर का दिया हुआ था। फॉर लेमिनार फ्लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, लेमिनार फ्लो द पाइप इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर, जो आपका डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर होगा वो क्या किस पे डिपेंड करेगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डार्सी फ्रॉम द रेनॉल्ड्स आपका डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड कर जाएगा, तो डार्सी लॉ का जो हेड लॉस जो दिया था FL_V²/2GD दिया था, जो F फॉर लेमिनार फ्लो 64/RE, और ये हो गया RE जो F के जगह पे रख दो, तो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RE हो जाएगा, और HF होता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल रफनेस। कहीं पे इस फार्मूला में वॉल रफनेस का कोफिशिएंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर इंडिपेंडेंट अपॉन पाइप वॉल रफनेस। पाइप वॉल रफनेस से इंडिपेंडेंट हो गया आपका। फॉर ए लेमिनार फ्लो पाइप इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर F ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप किस किस पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर होगा, बट पाइप का तो कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा है ना डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर वाले में।
डार्सी लॉ में कोई बाल का फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, द सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स वेन, सेपरेशन ऑफ फ्लो कहाँ पे अकर होता है? सेपरेशन ऑफ द फ्लो अकर, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर कम टू बी रेस्ट, अगर जहाँ पे भी सेपरेशन अगर अकर हो रहा है वहाँ पे क्या होगा? बाउंड्री रेस्ट में आ जाएगा। मान लो कोई बफर, आपका बफर ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रीम लाइन के फ्लो को रोकता है, तो इसमें क्या कर रहा है? यहाँ से सेपरेशन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? इस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी रुकने लगा, जो भी फ्लो को क्या करने लगा? रेस्ट करने लगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जो सेपरेशन ऑफ द फ्लो व्हेन अकर्स, बाउंड्री लेयर कम टू बी रेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 95 नंबर, द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट गिवन बाय, लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द सडन इनलार्जमेंट के लिए हम क्या पढ़े थे? तो सडन इनलार्जमेंट के लिए फॉर्मूला पढ़े थे v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाई 2g पढ़े थे। तो आप पढ़े थे सडन लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। सडन इनलार्जमेंट करने का मतलब हुआ कुछ पतला पाइप आ रहा था, डायरेक्ट वो थोड़ा मोटा हो गया, तो ये सडन इनलार्जमेंट का केस हो गया। तो यहाँ पे जो हेड लॉस होगा वो क्या होगा? किसके बराबर होगा? v1, जो इसमें v1 वेलोसिटी था, इसमें v2 वेलोसिटी है, दोनों का माइनस करके स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय 2g करेंगे। तो आप देख लो, शायद थोड़ा सा इसमें सुधार का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस लगाओगे, आप देख लो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे, यहाँ का एरिया A1 था, यहाँ का A2 था। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से अगर V2 को रिप्लेस करना चाहते हो तो V2 इक्वल टू हो जाएगा A1 बाई A2 इंटू V1। तो यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, V1 को रिप्लेस किया गया, V1 को रिप्लेस करके क्या रख दिया गया है? तो V1 को अगर रिप्लेस करोगे तो मैं करके दिखा देता हूँ, अच्छा से दिखेगा। HL इक्वल टू V1 को रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? A2 बाई A1, A2 बाई A1 और V2 बाई A1 इंटू V2 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यही ना होगा, बाई 2g। 2g तो चलिए फिक्स है। अब हम जब यहाँ पर से V2 को कॉमन ले लेते हैं तो कुछ ऐसा सीन बन जाएगा, V2 को कॉमन लेंगे तो V2 बाहर आएगा, तो V2 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2g, और क्या हो जाएगा? अंदर में A2 बाई A1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यही सीन था ना, स्क्वायर। तो आपका ये ऑप्शन किस में मैच कर रहे हैं? ये से मैच कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 96 2 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी एसटीडी लैमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप। पहले मैं बता चुका हूँ, जो सर्कुलर पाइप के लिए होता है मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी होता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का क्या हो गया? v मैक्सिमम डिवाइडेड बाई v एवरेज इज इक्वल टू 2 हो जाए। तो कुछ क्या रहा था, मैंने उल्टा कर दिया क्या? कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बाई मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उल्टा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देख लो, इसमें बेसिकली ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पाइप फ्लो के लिए, u इक्वल टू होता है 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल यू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा? r इक्वल टू सेंटर ऑफ पाइप पे होगा मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये r आप 0 ले लो तो ये आ जाएगा r इक्वल टू 0 पे u मैक्सिमम आ जाएगा, तो u मैक्सिमम ये हो गया। आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u मैक्सिमम इंटू आपका जो बाल के पास जो वेलोसिटी 0 लीनियर वाल के बना के सॉल्व कर दिया है, बाई 2 कर दिया, एवरेज ले लिया, तो ये आ जाता है दोनों का रेशियो 1/2। आप सीधे सीधे याद रखो, उतना कौन माथा लगाता है। v मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सर्कुलर पाइप इज इक्वल टू 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी।
और ओनली फॉर सर्कुलर पाइप होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance from the pipe boundary at which turbulent shear stress is one third of the wall shear stress। अब कह रहा है कि ये कोई पाइप है, तो मैं तो बता चुका हूँ ना, जो shear stress डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लीनियर होता है। सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है, और आर डिस्टेंस बाल पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप बाउंड्री एट विच टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस वन थर्ड ऑफ द वॉल शियर स्ट्रेस। कह रहा है कि टाउ, मान लीजिए टाउ पे बाल पे था, जो टाउ था, तो किस पॉइंट पे आपका बाल का वन थर्ड हो जाएगा, टाउ बाई 3 हो जाएगा। तो आप मान लो ना, मान लो कि बाल से पूछ रहा है कितना दूरी पे होगा, तो मान लो कि बाल से एक्स दूरी पे वन थर्ड हो गया है, सीधा सीधी नहीं, आप यहाँ से मान लो बॉटम मिड सेंटर से एक्स दूरी पे हो गया, बाद में हम निकाल लेंगे बाई डैश बाल से कितना दूरी पे होगा। तो मान लो कि आपका टाउ से स्ट्रेस कितना दूरी में, लीनियर था, तो हम ट्रायंगल लॉ लगा लेंगे। आर आर डिस्टेंस में क्या था, आपका टाउ था, तो हमारा टाउ बाई 3 कहाँ पे हो गया, टाउ बाई 3 मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे हो गया, तो हमारा यहाँ पे एक्स निकालना मोड होता था, टाउ टाउ कट गया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, आर बाई 3। तो हम ऊपर से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर से जब निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या, ये तो आपका सेंटर से हो गया एक्स, तो आपका अगर ऊपर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस ये वाला डिस्टेंस, वही ऊपर बाउंड बाई डैश इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर से कितना डिस्टेंस है, तो आपका आर माइनस ये वाला एक्स, एक्स क्या आया है मेरा, एक्स आया है आर बाई 3, तो टोटल हो जाएगा 2r/3 आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो 98 नंबर है, द डिस्चार्ज ऑफ ए लिक्विड ऑफ ए काइनेमेटिक विस्कोसिटी मेरा दिया हुआ है, डाया दिया हुआ है, द पाइप डायमीटर ऑफ द पाइप एंड आपका ये डिस्चार्ज है दिया हुआ, देन पाइप फ्लो शुड बी, पाइप फ्लो की बात कर रहा है, तो हम पाइप फ्लो की कहाँ से निकालेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर से बता पाएंगे। तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो फार्मूला होता है, कौन सा विस्कोसिटी दिया है, काइनेमेटिक दिया, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म में जो फार्मूला होता है भी डी बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर होता है। तो हमारा तो वेलोसिटी तो नहीं पता है, डिस्चार्ज पता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज अपन एरिया हो जाता है, एरिया तो हमको पता है ना 8 सेंटीमीटर आया है, और डिस्चार्ज मेरा दिया हुआ है 3200 पे 00 पाई है डिस्चार्ज, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड रहने तो सब एक ही डायमेंशन। यहाँ से मेरा एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर कितना है, 8 है, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा, डी स्क्वायर करेंगे पाई से पाई कट गया, 8 2 टाइम 2 बार में 2 बार में कट गया, एक कटना हो गया, 8 2 16, ये 16 हो गया, तो 16 दूनी 32, 200 हो गया, 200 सेंटीमीटर पर सेकंड आपके आ गया, वेलोसिटी आ गया, तो यहाँ से वेलोसिटी को 200 सेंटीमीटर पर सेकंड रख दिया, और डाया को क्या रख दिया 8 सेंटीमीटर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को ऐसा ही रहने देते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो आपका A2 हो गया, तो 400 आ गया, 400 मेरा रेनॉल्ड्स नंबर आ गया, ये लेस देन तो 2000 है, 2000 से कम रहेगा तो लेमिनार होगा, और 2000 से 4000 के बीच में रहेगा तो ट्रांजिशन होगा, और टर्बुलेंट 4000 से ज़्यादा रहेगा पाइप फ्लो में तो आपका क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, तो 400 तो 2000 से कम है तो लेमिनार फ्लो कंडीशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 99 नंबर, ब्रैंडेटल मिक्सिंग लेंथ, द ब्रैंडेटल मिक्सिंग लेंथ इज क्या होगा, 0 एट पाइप वाल, जो ब्रैंडेटल मिक्सिंग लेंथ होता है वो पाइप वाल के नज़दीक में 0 होता है। मैं सोल्यूशन देखता हूँ, द ब्रैंडेटल मिक्सिंग लेंथ theory is a 2D model attempt at deciding the momentum transfer within the turbulent fluid flow। ब्रैंडेटल मिक्सिंग लेंथ कहता है कि मोमेंटम ट्रांसफर
बिटवीन द लेयर, जो डिफरेंट लेयर के बीच है, कितना हो रहा है। Defined at the average distance, the smallest mass of the fluid will travel before the exchanging the momentum with the another fluid mass। कह रहा है कि कोई भी फ्लूइड पार्टिकल कहीं पॉइंट से निकला है, तो कितने दूर जाने के बाद, कितने एल डिस्टेंस जाने के बाद वो दूसरे से अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर लेता है, मोमेंटम एक्सचेंज कर लेता है। वो आपका क्या होगा, पेरेंटल मिक्सिंग लेंथ। तो आपका जो बाल के पास रहेगा ऑलरेडी वो स्थिर है, पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से चलेगा जो बाल के पास रहेगा, तो उसका जो मिक्सिंग लेंथ है वहीं पे हो जाएगा, वहीं पे मिक्स हो जाएगा दूसरे पार्टिकल से, उसका वेलोसिटी कम है ना, तो आपका 0.5 बाल हो जाएगा पेरेंटल मिक्सिंग लेंथ। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर ट्यूब, तो आपका क्या होता है, पैराबोलिक हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कांस्टेंट ओवर का गलत है, वेरिएबल नहीं, पैराबोलिक मैक्सिमम एट द सेंटर, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सेंटर होता है, ऐसा कुछ होता है। पाइप के थ्रू अगर चल रहा है तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा, पैराबोलिक होगा, इसको पैराबोलिक मैक्सिमम एट सेंटर होगा, आप याद रखें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब अगले लेक्चर में करेंगे।